दोस्तों, आर के केयर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की सेट नंबर 7 लेके आ गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वन होने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक या अंग क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय जो होते हैं, वाक्य के घटक या अंग क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। एक का ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 2 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सरल वाक्य को क्या कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, हेम नहीं है। जबकि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमी होता है, सोम, पीयूष, ये सब क्या अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि हेम जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, अमृत का पर्यायवाची शब्द हेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग कौन सा नहीं है दोस्तों? 5 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ता जो है प्रत्यय है, जबकि आ, स और कु जो है ये उपसर्ग है। ता जो है ये क्या है? प्रत्यय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 6 नंबर का, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? सप्ताह में बोल रहा है क्या लगाने के लिए? इक प्रत्यय लगाने के बोल रहा है। सप्ताह जोड़ इक क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। दोस्तों क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साप्ताहिक। बी में सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा 6 का, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, समास का अर्थ है। समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समास का अर्थ जो होता है ऑप्शन ए संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप में बताना, समास का अर्थ होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि जोड़ कर बताना। समास का अर्थ होता है संक्षेप में बताना, संधि का विस्तार करके बताना। तो हो गया इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण पूछ रहा है 8 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जीवन भर जो है ये अवयवी भाव समास है, जबकि पापे पुण्य ये क्या है? द्वंद्व समास है। घर बाढ़ द्वंद्व समास है, और धन धान ये सब क्या है? ये तीनों द्वंद्व समास है। लेकिन जीवन भर क्या है? अवयवी भाव समास। कौन समास है दोस्तों? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या पूछा है? किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो कब से दी गई दोस्तों? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई कि आप भारत में जाके धर्म का प्रचार कर सकते हैं और ईसाई धर्म को फैला सकते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के तहत, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत, इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत जो है कंपनी की एकाधिकार जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त हो गई। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, इसमें उसका एकाधिकार था। लेकिन और सभी प्रकार के व्यापार से उसका एकाधिकार खत्म हो गया था। 1813 का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि धर्म प्रचार का अनुमति कब दी जाती है? 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पोटी श्री रामल्लू का संबंध था। पोटी श्री रामल्लू का संबंध किससे था? तो 10 का हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पोटी श्री रामल्लू जो थे ना, तो ये भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। कांग्रेसी नेता थे, जिनकी भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और तब 1953 में जो है 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई
तेलुगु भाषा के आधार पे। तो इसका हो जाएगा भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता थे पोटी श्रीरामुलु। क्या थे? भाषाई आधार पे पृथक राज्य की मांग करने वाले कांग्रेसी नेता थे। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किसका प्रावधान करता है दोस्तों? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS को जो है रोजगार और शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन फील्ड में जो है 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम करता है 10% आरक्षण EWS को। कौन सा? 10% आरक्षण करता है 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो पंचशील समझौता हो गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन हो गया, और भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 51 के तहत क्या आते हैं? आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध आते हैं। पंचशील समझौता भी इसी के तहत हुआ था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो होता है, बहुत सारा देश मिलकर जब एक गुट बना था उसको गुट निरपेक्ष बोलते हैं। तो ये भी आर्टिकल 51 के तहत आता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। कौन सा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। महान्यायवादी जो है ये अटॉर्नी जनरल जो है केंद्र का हिस्सा है। केंद्र परिषद का हिस्सा कौन सा है? महान्यायवादी जो है केंद्र का हिस्सा है। तो ये जो है भारत सरकार का, इसको क्या कहते हैं? भारत सरकार का वकील किसको कहते हैं? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता जो है ये तीनों जो है राज्य के कार्यपालिका का हिस्सा है, लेकिन महान्यायवादी जो है राज्य का हिस्सा नहीं है, ये भारत सरकार का वकील होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बालकृष्णन समिति का संबंध किससे था? तो बालकृष्णन समिति का संबंध दोस्तों किससे था? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से संबंधित था। बालकृष्णन समिति किससे संबंधित था? तो दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण समिति। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद का बोल रहे हैं 100 बार से अधिक प्रयोग किया जा चुका है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 356 का जो है यानी कि राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 की तहत आता है। इसका जो 100 बार से अधिक बार यूज हो चुका है। और जो आर्टिकल 352 में क्या आता है? राष्ट्रीय आपात आता है। राष्ट्रीय आपात किस में आता है? आर्टिकल 52 में, 352 में। और जो है वित्तीय आपात किस में आता है? वित्तीय आपात जो है दोस्तों, तो वित्तीय आपात आता है आर्टिकल 360 में। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हब हाउस की अध्यक्षता में जो है 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हब हाउस की अध्यक्षता में हुआ था। हब हाउस की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने से सजा प्राप्त व्यक्ति को कितने वर्षों तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा? राष्ट्रीय गौरव यानी कि झंडा वगैरह का आप अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो आपको विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव से कितने वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिए गए विकल्पों में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर कौन सा होगा? तो वरीयता अनुक्रम पूछ रहा है। तो 18 नंबर का हो जाएगा, 18 का डी नंबर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो है सबसे ऊपर कौन होगा? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। और उसके बाद बाकी बात का ये सब होगा, उसके बाद होगा, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ऐसे वरीयताक्रम पूछा जाए, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति होता है, उसके नीचे कौन होगा? उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे चलते जाता है राज्यपाल होता है। तो इस तरह से वरीयताक्रम चलते रहता है। तो 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सम्मानित व्यक्ति जो है, भारत सम्मानित व्यक्ति सबसे वरीयताक्रम में इसमें ऊपर होगा निम्नलिखित में जो दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा
हम लोग यहाँ मैथ रीजनिंग का जो है सिर्फ आंसर बता देंगे, आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर की बात की जाए तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 21 की बात की जाए तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो आप लोग को यदि लेना होगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, कृपया करके टेलीग्राम लिंक से क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम ग्रुप में। सभी सीरीज़ का जो है पीडीएफ उसमें मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का, जहाज का संबंध कप्तान से है उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है? तो दोस्तों 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संपादक। जैसे जहाज को कप्तान चलाता है उसी तरह अखबार को जो है कौन छापता है? तो संपादक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा आपका जाके 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक 13 हो जाएगा। और 24 की बात की जाए तो इंग्लिश का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेंट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पूछ रहा है। व्हाट डज कंगारूज ईट, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो 24 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज राइट आंसर। व्हाट डज कंगारूज, ये क्या है? मिस्टेक है यहाँ पे। तो 25 नंबर का हमारा देखा जाए टू सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। तो 25 की बात की जाए तो 25 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 का डी इज राइट आंसर, टॉलरेंस हो जाएगा। 26 का ऑप्शन है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो प्योर का क्या हो जाएगा? 26 का एंटोनिम प्योर का हो जाएगा टेंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 27 का हो जाएगा चूज द मीनिंग ऑफ इडियम। द गिफ्ट ऑफ ग्रेव, इडियम का मीनिंग क्या होगा? तो गिफ्ट ऑफ ग्रेव इडियम का मीनिंग हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर का चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। द हु टीच यू इंग्लिश। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाय होम आर यू टाउट बाय इंग्लिश। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन द सेंटेंस ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा सेंटेंस हो जाएगा कंजक्शन? तो 29 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, देयरफॉर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ प्रीपोजिशन पूछ रहा है अनु इज स्टैंडिंग, डेस नेहा एंड शशि। तो इसमें कौन सा यहाँ पे क्या कहते हैं प्रीपोजिशन लगेगा? तो 30 का हो जाएगा सी इज राइट, बिटवीन लगेगा, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिल इन द 31 नंबर, फिल इन द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक, इट इज़ टाइम फॉर द टी। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा यहाँ पे? तो खाली जगह में 31 का ऑप्शन बी इज राइट, 2B यहाँ लगेगा, द टी 2B, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा जिक्र इसका स्टार्ट होता है, तो इसको डिटेल में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है तो 32 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकारों को ध्यान में बनाए रखा। ये क्या है? गलत है। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ये नहीं है, तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी बात तीनों सही है। अस्थायी बंदोबस्त ने भू राजस्व का अधिकार जमींदारों में निहित कर दिया था। और जो है सी नंबर का, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। अस्थायी बंदोबस्त किसके कारण आया था दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया था अस्थायी बंदोबस्त, आप लोग याद रखिएगा 1798 में इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 33 नंबर का, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो 1857 क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो नाना तत्या टोपे का नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। तत्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने कहा था कानपुर में नाना साहेब की सहायता करी थी और झांसी में जो है झांसी की रानी की सहायता करी थी 1857 क्रांति में। इनका क्या नाम था रामचंद्र पांडुरंग का? तो तत्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यहाँ बैरकपुर में पूछ रहा है, तो बैरकपुर में कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड हेरसे जो था बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हेरसे था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 35 नंबर की बात की जाए, इनमें से प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये तीनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये तीनों पुस्तक याद रखिएगा। तो ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंदा जो थे, तीनों पुस्तक के लेखक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, तीनों पुस्तक किसने लिखा? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर का हमारा है, सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना करी थी? तो सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना करी थी? तो इन्होंने 2 नगर की स्थापना करी थी, एक निकैया नामक नगर और जो है एक बौकेफला नामक नगर। बौकेफला नामक नगर जो है ये अपने घोड़े के नाम पे रखा था। घोड़े, उनका घोड़ा का नाम क्या था? बौकेफला नाम था। सिकंदर घोड़े का नाम क्या था? पूछता है क्वेश्चन, तो उसका नाम था बौकेफला। तो इसी के नाम पे एक नगर रखा था बौकेफला। और सिकंदर विजय के प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कौन सा नगर की स्थापना करी थी? तो एक निकैया नगर नामक की स्थापना करी थी। 36 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, निकैया नगर नामक की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी लगा लीजिए। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? तो ये हो जाएगा नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये चारों जो है, नागार्जुन, चरक और अश्वघोष वसुमित्र, किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे दोस्तों। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था। ये नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। माध्यमिका सूत्र नामक ग्रंथ किसने लिखी? तो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था माध्यमिका सूत्र नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन, 1442-43 में अब्दुल रज्जाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? किस वंश का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सन 1442 से 1443 में अब्दुल रज्जाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य की दौरा किया था? तो किस राजवंश के राजदूत के रूप में किया था? तो तैमूर राजवंश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, तैमूर राजवंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 क्वेश्चन, निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को शिकस्त दी थी? तो निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को शिकस्त दी थी? किस युद्ध में दी थी? तो सक्कुर खेड़ा का युद्ध। सक्कुर खेड़ा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1724 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सक्कुर खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1724 में। किसके बीच हुआ था? निजाम उल मुल्क और मुगल सूबेदार कौन था? मुबारिज खां था। ये दोनों के बीच में होता है सक्कुर खेड़ा का युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का हमारा, बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था? नुहानी शासन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। दरिया खान नुहानी के द्वारा जो है बिहार में नुहानी वंश का स्थापना की गई। दरिया खान नुहानी के द्वारा नुहानी वंश की स्थापना दरिया खान नुहानी के द्वारा बिहार में की गई। और जो है बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को जो है शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दरभंगा से पूछ रहा है, नमक कानून भंग करने के लिए किसने सत्याग्रह किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नारायण सिंह के द्वारा। 41 नंबर का ऑप्शन बी, नारायण सिंह के द्वारा नमक कानून का विरोध किया गया था दरभंगा में। किसके द्वारा? बिहार में नारायण सिंह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का हमारा, इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों को खत्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो 42 की बात की जाए तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एजेंट ऑरेंज का यूज होता है जंगलों एवं झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, एजेंट ऑरेंज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त कब हुआ? तो कंबोडिया में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 43 का ऑप्शन डी इज राइट। 1975 में कंबोडिया में गृह युद्ध 1975 में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग बता देंगे बस।
राजू की आय के अनुसार, यानी 44 का आंसर हो जाएगा। 44 का सी इस राइट आंसर 10% बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का हमारा 1323 को किस न्यूनतम अंक से गुना किया जाएगा वह पूर्ण संख्या बन जाए? तो 45 का ऑप्शन डी 7 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर 46 का बी हो जाएगा 120। और 47 की बात की जाए तो 47 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर 30 सेकेंड। 48 का हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर 1008। और 49 नंबर की बात की जाए तो 49 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 नंबर का हमारा जो है 50 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा 36। 51 का जो है 51 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर 33.3%। 52 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा x² - 8x + 15 = 0 हो जाएगा। 53 की बात की जाए तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर 100। 54 का अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जी के लिए स्टार्ट होता है। दक्कन ट्रेप का संबंध किससे है? मिलान करना, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना। तो दक्कन ट्रेप का संबंध किससे है? तो दक्कन ट्रेप जो हो जाएगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा क्रिटेशियस युग, यानी कि आदि नूतन काल जो है दक्कन ट्रेप का संबंध है। और अरावली का पूछा जाए तो अरावली का जो है प्री कैम्ब्रियन काल हो जाएगा। ऑप्शन 3 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसमें देखेंगे 3 का बी किस में है? तो 3 का बी इसमें है। और 1 का सी किस में है? 1 का सी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी घाट की बात की जाए तो 2 का हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का अत्यंत नूतन काल, सबसे नया जो है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 55 नंबर का निम्नलिखित नेशनल पार्क में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और अंटार्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? तो किसका जलवायु परिवर्तित होता रहता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जलवायु जो है हमेशा क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर का हमारा मृदा के पोषण तत्व पोटेशियम का क्या कार्य होता है? मृदा के पोषक तत्व पोटेशियम का क्या कार्य होता है? तो 56 का हो जाएगा आपका जाके 56 का सी नंबर हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पानी का उचित अवशोषण कौन करता है? पोटेशियम करता है। मृदा में पानी का उचित अवशोषण पोटेशियम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है फर्टिगेशन विधि सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई? तो फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज तो इसराइल में हुई थी। 57 क्या हो जाएगा? 57 का इसराइल में जो है फर्टिगेशन विधि से सिंचाई हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 58 भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह क्या कहलाता है? भूतल पे वो क्या पूछ रहा है? भूतल पे यानी कि पृथ्वी पर वह कौन सा बिंदु जहाँ पे भूकंप का झटका सबसे पहले महसूस होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका हो जाएगा अधिक केंद्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश कौन है? सबसे अधिक उत्पादक देश दोस्तों कौन है? तो सबसे अधिक उत्पादक देश भूतापीय ऊर्जा का यूएसए, यानी कि अमेरिका। यूएसए सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस। फिलीपींस के बाद कौन हो जाएगा? फिलीपींस के बाद टर्की हो जाएगा, टर्की। उसके बाद कौन हो जाएगा? टर्की के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 60 नंबर का हमारा वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका? बिहार का है। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर हम लोग चलेंगे ना, 1 वर्ग किलोमीटर चलेंगे तो कितना व्यक्ति मिलेंगे? 1106। सबसे अधिक इसका है बिहार का 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है पूछ रहा हमारे समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो समस्त बिहार की बात की जाए तो आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अप्रैल में जो है बिहार में न्यूनतम आर्द्रता किस में रहता है? तो अप्रैल माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 62 नंबर का हमारा राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? राजगीर में ब्रह्मकुंड कहाँ पे है? राजगीर में। तो इसका औसत तापमान पूछ रहा है कितना डिग्री सेल्सियस रहता है?
तो हमारा कितना 62 नंबर का जो है 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 87 डिग्री सेल्सियस जो है ये गर्म कुंड है। ब्रह्म कुंड क्या है? गर्म कुंड है, गर्म कुंड है। ये कहाँ पे? राजगीर में है। इसका टेम्परेचर कितना? 87 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो चुनाव सुधार से किस समिति का संबंध है? तो 63 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? चुनाव सुधार से। दिनेश गोस्वामी समिति की क्यों आई थी? तो चुनाव सुधार से संबंधित प्रस्ताव लेके आई थी दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? 64 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जो है इंद्रधनुष योजना का संबंध है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है दोस्तों और ना ही आयात होता है। ना ही कोई वस्तु हम लोग मंगाएंगे बाहर से और ना ही जो है यहाँ से कोई वस्तु भेजेंगे, उसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई थी पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 67 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कृषि का विकास जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, जबकि औद्योगिकरण थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की थी औद्योगिकरण थी। पहला वाला क्या थी? कृषि का विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो 68 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत? नारायण अग्रवाल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का हमारा, भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? तो पूछ रहा है भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण जेपी द्वारा कब किया गया था? तो 69 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में बात की जाए दोस्तों जयप्रकाश नारायण की, इन्होंने क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर का हमारा है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? 70 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका गठन 2016 में नहीं 2015 में हुआ था। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। इसका पद अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन जो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, योजना आयोग का नाम बदल क्या कर दिया गया था? नीति आयोग का 2015 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्राय समान होते हैं, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 72 नंबर का, विद्युत संयोजक यौगिकों या आयनिक यौगिकों के द्रव्यमानक और क्वांथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? तो 72 नंबर की बात की जाए तो 72 नंबर का हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मजबूत अंतरावनिक आकर्षण बल होता है। विद्युत संयोजक यौगिकों की द्रव्यमानक और क्वांथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? मजबूत अंतरावनिक आकर्षण बल होता है। मजबूत अंतरावनिक आकर्षण बल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप और दाब पर गैसों का आयतन भी व गैस के मोलों की संख्या n हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 73 की बात की जाए ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 74 नंबर का, निम्न में से कौन सा एंटीमनी का अयस्क है? एंटीमनी का अयस्क कौन सा है? 74 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टीबिनाइट जो है एंटीमनी का अयस्क कौन सा? स्टीबिनाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 75 नंबर का, नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है। क्यों सोख लेता है नमक हवा से नमी को? तो 75 ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, MgCl2 होता है नमक में, इसलिए नमी को सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने तत्व कौन सा है? सबसे कम तत्व कौन सा पाया जाता है जीवित मानवों के शरीर में? तो 56 का हो जाएगा, 76 का हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मैग्नीज जो है दोस्तों हमारे शरीर में सबसे कम क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
77 का है कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CCl4। CCl4 इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। पायरीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पायरीन के नाम से जाना जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को। 78 की बात की जाए तो 18 क्वेश्चन है साबुन निर्माण में हेवी दोस्तों पिछले बार की बात की जाए साबुन निर्माण में एक सेट में जो है 2 क्वेश्चन साबुन निर्माण से रिलेटेड आए थे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसकी सोडियम या पोटेशियम लवण है? किसकी सोडियम या पोटेशियम लवण है पूछ रहा है यहाँ पे। तो 78 का हो जाएगा। 78 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दीर्घ श्रृंखला वाले मोनोकार्बोलिक अम्ल के दीर्घ श्रृंखला वाले मोनोकार्बोलिक अम्ल के जो है सोडियम या पोटेशियम लवण है साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 79 नंबर का हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हवाई जहाज का टायर को जो है पूछ रहा है यहाँ पे चौड़ा करने में कौन सी गैस का यूज़ होता है? तो हो जाएगा 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस जो है हवाई जहाज के टायरों में कौन सा गैस भरी होती है? हाइड्रोजन गैस भरी होती है जो कि सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 80 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है? कोशिका का अपशिष्ट कौन सा है? तो 80 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। CO2 जो है कोशिका का अपशिष्ट कौन सा? CO2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 81 नंबर का हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? किसके कारण समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है दोस्तों? तो 81 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रकीर्णन के कारण जो होता है स्कैटरिंग के कारण क्या होता है समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो 82 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। F μ-1 इंटू R1 + R2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 83 नंबर का फ्रिज में फ्रीओन द्रव एक वाष्पक कुंडली में भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्पक कुंडली किसकी बनी होती है? तो वाष्पक कुंडली किसकी बनी होती है? 83 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है दोस्तों। कॉपर की बनी होती है वाष्पक कुंडली तांबे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है? डायोप्टर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। डायोप्टर बड़ा क्या होता है? 1/f होता है 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 85 नंबर का हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तेल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को की दर ई के ये उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का नियम हो जाएगा किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 85 की बात की जाए तो इसका हो जाएगा स्टीफन का नियम हो जाएगा स्टीफन का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जल में ध्वनि की चाल दोस्तों कितनी होती है? 1493 किलोमीटर जो है जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1493। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। ठोस में सबसे अधिक होती है 5153। लोहा में कितनी होती है? 5153 होती है। और 5640 किस में होती है? तो शीशा में जो है 5640 होती है। और ध्वनि में कितनी होती है? हवा में कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी में से एक जरूर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 87 नंबर का हो जाएगा। 87 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो के सिद्धांत पर कार्य करता है, अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 88 नंबर का हमारा क्वेश्चन सामान्य शोषण के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी रहती है? कितनी मिलीमीटर वायु भर रहती है फेफड़े में हमेशा? तो 88 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 1500 मिलीमीटर जो है मिलीलीटर हमेशा वायु भर रहती है फेफड़े में। 89 नंबर का हमारा क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले DNA की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले DNA की खोज किसने करी थी? तो इसका हो जाएगा फ्रेडरिक मीसर के द्वारा जो है सबसे पहले DNA की खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मीसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो 90 का हो जाएगा दोस्तों। 90 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। परनिषेचन जो है अलैंगिक जनन का एक भाग नहीं है। कौन सा? परनिषेचन।
जबकि बाकी बाइनरी फिजन, मुकुलन, विखंडन, ये सब क्या है, अलैंगिक प्रजनन का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का हमारा हो जाएगा, पेयजल में कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो पेयजल में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मानव अपशिष्ट से संदूषण, कोलिफॉर्म की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 92 का हमारा है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS किससे संदर्भ में करता है? CERS किससे संदर्भ में करता है? तो 92 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। CERS का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो दोस्तों मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती है, और कितनी होती है? 8, 4 जोड़ी होती है। जोड़ी में पूछ रहा है तो कितनी होती है? 4 जोड़ी, और 4 जोड़ी पैर भी होते हैं। 8 पैर और 8 आंखें होती है मकड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो कॉपर जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, जबकि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 95 नंबर का हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गन्ने की नाशी जीव कौन सा है? गन्ने का नाशी जीव कौन सा है? तो 95 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण गन्ना नष्ट हो जाता है? तो 95 का ऑप्शन ए राइट आंसर, पिंक बोरर जो है गन्ने को नाश करने वाला जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का, दुनिया का सबसे बड़े लिथियम भंडार खोज कहाँ की गई है? तो दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार खोज कहाँ की गई है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों साल्टन सागर में जो है, साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज की गई है। भारत में पूछा जाए तो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में जो है सबसे बड़ा लिथियम का भंडार खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर का हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो DRDO के द्वारा। 97 का क्या हो जाएगा? 97 का DRDO के द्वारा सर्वत्र नामक मोबाइल ब्रिज सिस्टम लागू किया गया है, जो कि भारतीय सेना के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PM जनमन अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जनजातियों से है PM जनमन का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 99 का ऑप्शन सी राइट आंसर, पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि वीडियो का पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अरविंद पंगड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद पंगड़िया हो जाएंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लें।